स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 16 से 22 अक्टूबर के बीच चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं नेशनल कांग्रेस का आयोजन हुआ, जिसके बाद ये साफ हो गया कि शी जिनपिंग चाइना में अपने तीसरे टर्म को कंटिन्यू करेंगे। तख्तापलट की अफवाहों के मध्य हुई ये पार्टी कांग्रेस कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण थी। इसका एक कारण यह है कि शी जिनपिंग को माओ और डेंग जाओपिंग के बाद चाइना का तीसरा सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। तख्तापलट की अफवाहों के बावजूद 2300 डेलीगेट्स द्वारा शी को इस कांग्रेस में चाइनीज लीडर चुना गया। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि शी की ताकत का आधार अब पहले से कम हो गया है। इसकी वजह है चाइना में शी जिनपिंग के खिलाफ उमड़ती नाराजगी और मजबूत होता विपक्ष। इसीलिए आज के वीडियो के माध्यम से हम इस पर नजर डालेंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो शी के शत्रु बने बैठे हैं और वो शी जिनपिंग से नाखुश हैं। लेकिन सबसे पहले एक नजर चाइनीज राजनीति के उन ताकतवर गुटों पर जिनके हाथों में चाइना की बागडोर सालों से टिकी रही है। पर अब यही गुट चाइनीज राजनीति में अपनी साख बचाने के लिए शी जिनपिंग के सामने खड़े दिखाई देते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए स्टडी IQ का लास्ट लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, यूपीएससी के आयरन गेट यानी प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपके मेंस के आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऐड करने के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए आपको एक गेम चेंजिंग फीचर मिलेगा जो है 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आपको एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे जिनके साथ आप एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे फॉर्मर एंड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप भी इन बैचेस का इंपॉर्टेंट फीचर है। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी अपनी यूपीएससी की तैयारी की तरफ एक फाइनल कदम उठाइए और AG लाइव कूपन कोड को यूज करके देश के सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी लाइव बैचेस को ज्वाइन करिए। हिंदी में यूपीएससी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, शी जिनपिंग द्वारा करप्शन के खिलाफ खोले गए मोर्चे के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस कैंपेन अगेंस्ट करप्शन का एक उद्देश्य तो ये था कि चाइनीज सोसाइटी में भ्रष्टाचार को कम कर उसे और मजबूत किया जाए। पर इस कैंपेन का एक छुपा हुआ उद्देश्य भी था, शी जिनपिंग को और ताकतवर बनाना। यही वजह है कि करप्शन के खिलाफ इस मोर्चे में एक पैटर्न देखने को मिला। इसका निशाना बने चाइना के पावर एलीट्स। इस पावर एलीट का जन्म 80 के दशक में हुआ, जब डेंग जाओपिंग ने चाइना में रिफॉर्म्स की शुरुआत की। डेंग जाओपिंग ने चीनी राजनीति में खुद को मजबूत बनाने के लिए ऑफिशियल्स, बिजनेस क्लास और इंटेलेक्चुअल्स का सहारा लिया और ये सुनिश्चित किया कि इन तीनों गुटों को रिफॉर्म से फायदा हो। इस पावर नेक्सस का नतीजा ये हुआ कि डेंग जाओपिंग के रिफॉर्म्स का सहारा बना करप्शन, जिसे कुछ चाइनीज स्कॉलर्स डेंग की ताकत और उनके रिफॉर्म्स का डर्टी सीक्रेट बताते हैं। इस सीक्रेट ने चाइना में एलीट्स के एक ऐसे गठबंधन को जन्म दिया जो डेंग जाओपिंग के दौर से लेकर हू जिनताओ के दौर तक दिन ब दिन मजबूत होता रहा और बढ़ता गया। बिजनेस क्लास अपने बिजनेस को मजबूत करने के लिए ब्राइब्स का सहारा लेती और ऑफिशियल्स ब्राइब लेकर उनके इन्वेस्टमेंट के रास्ते को आसान बना देते। और ये सब हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक पर रख के। दूसरी ओर इंटेलेक्चुअल्स इस पूरे नेक्सस को अपने लेखों द्वारा जस्टिफाई करते रहे। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन करप्शन वो दीमक है जिसने 21वीं सदी के पहले दशक में अपना असर दिखाना शुरू किया। लेट 200 में चाइनीज अर्थव्यवस्था का इंजन धीमा पड़ने लगा और ड्रैगन कमजोर पड़ने लगा। करप्शन के खिलाफ आवाज भी तेज हुई। शी जिनपिंग ने जब 2012 में चाइना की कमान संभाली तो उन्हें चाइनीज राजनीति का ये सिस्टम विरासत में मिला। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस करप्शन के खिलाफ युद्ध छेड़ना मजबूरी थी, जिसके अपने राजनीतिक फायदे और नुकसान भी थे। शी ने इस नेक्सस को चैलेंज करने का जोखिम भरा निर्णय लिया और यही वो निर्णय है जिसने आज शी के शत्रुओं को जन्म दिया है। खैर, शी जिनपिंग के खिलाफ पनप रहा विरोध मुख्य रूप से उन लोगों से आता है जिनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को शी की सरकार ने चुनौती दी है। परंतु कुछ लोग उन्हें आइडियोलॉजिकल और प्रिंसिपल्स पर भी चैलेंज करते हैं। कुछ विरोधी दूसरों से ज्यादा वोकल और दृढ़ हैं, तो कुछ केवल साइलेंट ओपोनेंट्स हैं जो शी को खुलेआम चुनौती देने से डरते हैं।
शी के दुश्मनों को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक वो जो सिस्टम के अंदर से ही शी को चैलेंज करते हैं और दूसरे वो जो सिस्टम के बाहर हैं। दोस्तों सबसे पहले बात उनकी करते हैं जो सिस्टम के अंदर हैं। दोस्तों शी के ओपोनेंट्स में सबसे पहले लोग हैं रिफॉर्म को सपोर्ट करने वाले ऑफिशियल्स। ये ऑफिशियल्स डेंग ज़ाओपिंग के रिफॉर्मिस्ट आइडियल्स को सपोर्ट करते हैं और मानते हैं कि सीसीपी को पावर में रखने के लिए रिफॉर्म्स बेहद जरूरी हैं। शी जिनपिंग द्वारा इकोनॉमी पर बढ़ते स्टेट कंट्रोल को भी ये नकारात्मक भाव से देखते हैं, इसीलिए ये यूएसए और वेस्ट के साथ समझौते की बात भी करते हैं, वैसे ही जैसे डेंग ने किया था। साथ ही में ये इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के भी सपोर्टर हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो भी बेनिफिट्स ये एंजॉय करते हैं उसके चलते ये शी जिनपिंग को ओपनली चैलेंज नहीं करते और इसीलिए इन्हें साइलेंट ऑपोजिशन कहा जाता है। शी के द्वारा लॉन्च किए गए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन एक्शंस के चलते ये ग्रुप ओपन चैलेंज से डरता है। दोस्तों अगले ग्रुप को स्कॉलर्स पार्टी एल्डर्स का टाइटल देते हैं। पार्टी के अंदर एल्डर्स के कई गुट हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जियांग फैक्शन और कम्युनिस्ट यूथ लीग फैक्शन है, जो चाइना के पुराने प्रेसिडेंट्स यानी जियांग जेमिन और हु जिनताओ से संबंधित है। हु जिनताओ कम्युनिस्ट यूथ लीग के लीडर थे, जो पार्टी के अंदर 14 से 28 की उम्र के लोगों का ग्रुप था। हु जिनताओ ने अपना राजनीतिक करियर इसी ग्रुप के वेटरन्स की मदद से बिल्ड किया था। इसके अलावा जियांग जेमिन का गुट भी सीसीपी के अंदर काफी फैला हुआ है। इनसाइडर्स का मानना है कि शी जिनपिंग के सिलेक्शन में जियांग जेमिन के फैक्शन की अहम भूमिका थी, जिन्होंने हु जिनताओ के दौर में ऑप्शंस होते हुए भी शी जिनपिंग को आगे बढ़ाया, फिर चाहे वो जेजियांग में पार्टी सेक्रेटरी की पोस्ट हो या फिर शंघाई में। जियांग जेमिन को लगा था कि शी को बाकियों के मुकाबले कंट्रोल करना आसान होगा, लेकिन ये गलत साबित हुआ। खैर पार्टी लीडर्स का पार्टी में ये कंट्रोल डेंग ज़ाओपिंग के दौर से शुरू हुआ था, जिसे कहीं ना कहीं शी ने अपने एंटी करप्शन कैंपेन से ब्रेक किया है। जो एल्डर्स डेंग के दौर में ये सुनिश्चित करते थे कि पार्टी में कौन रहेगा और कौन नहीं, आज वही एल्डर्स शी जिनपिंग के सामने झुकने लगे हैं और कईयों का तो एग्जिस्टेंस भी आज खतरे में है। और इसी वजह से ये ग्रुप अंदर ही अंदर शी जिनपिंग से नाखुश हैं। शी जिनपिंग का अगला ऑपोजिशन चाइना के प्रिंसलिंग से आता है, यानी वो नेता जो सीसीपी के पुराने और बड़े नेताओं के बच्चे हैं। शी खुद ऐसे ही प्रिंसलिंग हैं, जिनके पिता सीसीपी और चाइनीज रिवॉल्यूशन के बड़े नेता थे। इनिशियली ये प्रिंसलिंग्स शी जिनपिंग के सपोर्टर्स थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। प्रिंसलिंग्स कोई यूनिफाइड फैक्शन नहीं है, जिसके चलते इनका ऑपोजिशन ऑर्गेनाइज नहीं है। इन्हें हम 3 और छोटे गुटों में बांट सकते हैं, कंजर्वेटिव्स, लिबरल और सेंट्रिस्ट। कंजर्वेटिव्स पार्टी रूल के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं। लिबरल्स इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी और सिस्टमिक लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, जिनमें रियल इस्टेट मैग्नेट रेन ज़ीचियांग और मिलिट्री फैमिली से आने वाले साई शिया का नाम इंपॉर्टेंट है। सेंट्रिस्ट में लिu युआन जैसे लोग शामिल हैं। इन तीनों में लिबरल्स सबसे ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि शी जिनपिंग ने डेंग के रिफॉर्म्स को कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया है। शी के एंटी करप्शन कैंपेन ने इन प्रिंसलिंग्स को वैसे तो बख्श दिया, लेकिन उन लिबरल्स पर कोई दया नहीं दिखाई जिन्होंने शी को ओपनली चैलेंज किया। रेन ज़ीचियांग का उदाहरण यहाँ महत्वपूर्ण है, जिन्हें फरवरी 2020 में एक आर्टिकल लिखने के लिए 18 साल की जेल हुई। साई शिया भी एग्जाइल में है। दोस्तों अब बात उन सीनियर ऑफिशियल्स की जिन्हें शी ने एंटी करप्शन कैंपेन्स के तहत पावरफुल पोजीशन से बर्खास्त कर दिया। इनमें सिक्योरिटी चीफ्स सुन लेजून और फू जेंगुआ का उदाहरण जरूरी है। इनका ऑपोजिशन पॉलिटिकल डिफरेंसेस के चलते नहीं, बल्कि कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के चलते है। शी के पावर में आने के बाद इन ऑफिशियल्स को वेल्थ, स्टेटस और रिस्पेक्ट की टर्म्स में काफी नुकसान हुआ। कई 100 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को शी गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया और 1 लाख से भी ज्यादा मिड लेवल और लो रैंकिंग ऑफिशियल्स को शी गवर्नमेंट में काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। दोस्तों ये तो बात हुई पार्टी के अंदर पनप रहे विरोध और मतभेद की। अब देखते हैं कहानी शी के उन दुश्मनों की जो पार्टी के बाहर हैं। दोस्तों इस ग्रुप के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स में पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और बिजनेस पीपल हैं। 80 के दशक में हुए रिफॉर्म्स के बाद चाइना ने इंटेलेक्चुअल्स का रैपिड राइज देखा, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड थे। जियांग जेमिन और हु जिनताओ के दौर में ये इंटेलेक्चुअल्स चाइनीज सोशियो पॉलिटिकल लाइफ और पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करने में काफी महत्वपूर्ण रहे। ये इंटेलेक्चुअल्स गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते और जरूरी मुद्दे पर लोगों को मोबिलाइज करते। इनके खिलाफ ऑफिशियल एटीट्यूड पैसिव रहा, लेकिन शी जिनपिंग ने इनके खिलाफ डिक्टेटोरियल एटीट्यूड अपनाते हुए क्रैकडाउन्स लॉन्च किए। नतीजा ये हुआ कि इनमें से कई इंटेलेक्चुअल्स या तो चुप हो गए या फिर देश छोड़कर चले गए।
अथॉरिटीज ने इंटेलेक्चुअलिज्म को इस तरह से बदनाम किया, चाइना में इंटेलेक्चुअल होना ऑलमोस्ट इंसल्ट बन गया है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगले सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट हैं जिन पर शी जिनपिंग गवर्नमेंट की नजर रहती है। ये ग्रुप्स जनता को मोबिलाइज करने में सबसे ज्यादा सफल रहे हैं और यही वजह है कि एक्सटर्नल चैलेंज में वो ग्रुप शी के सबसे बड़े एनिमीज हैं। करप्शन और पावर एलिट्स के डर्टी नेक्सस ने लोगों के राइट्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते ये ग्रुप्स चाइना में एक्टिव हैं। यही वजह है कि जुलाई 2015 में शी गवर्नमेंट ने ह्यूमन राइट लॉयर्स पर भी क्रैकडाउन किया था। प्राइवेट बिजनेसेस की बात करें तो उन्होंने खुद को पॉलिटिक्स से दूर रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रति ऑपोजिशन उनके बिजनेसेस को बर्बाद कर सकता है। कई बिजनेस पर्सन्स ने तो पार्टी एरिस्टोक्रेसी में शादियां भी की हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो, लेकिन एक साइलेंट ऑपोजिशन इस ग्रुप में भी है। इसका एक कारण तो शी का एंटी करप्शन कैंपेन है, लेकिन दूसरा कारण कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन तो देता है, लेकिन इन रियलिटी बिजनेसेस के एसेट्स और प्रॉपर्टीज ऑफिशियल्स के दया पर टिके हुए हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो गवर्नमेंट की विशेष के खिलाफ हों या फिर इतने बड़े हों कि गवर्नमेंट को एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर डेवलप होने का डर हो, उन पर गवर्नमेंट क्रैकडाउन का डर बन जाता है। हेबई के बिलियनियर सुन दावू हो, अलीबाबा के जैक मा हो या फिर एडटेक बिजनेस पर क्रैकडाउन्स, ये सब इसी लॉजिक का नतीजा माना जाता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स का ऑपोजिशन केवल साइलेंट है और इसीलिए ये ग्रुप शी के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। दोस्तों, खैर जब शी के एनिमीज की बात हो तब ये डिस्कशन चाइना के हार्ड लेफ्ट माओइस्ट के बिना खत्म नहीं हो सकता। हार्ड लेफ्ट माओइस्ट का मानना है कि शी जिनपिंग माओ जेडोंग और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियाज को केवल नाम मात्र के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर रियलिटी ये है कि शी की आइडियोलॉजी माओ से बेहद अलग है। इसलिए हार्ड लेफ्ट माओइस्ट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और दावा करते हैं कि वो लोअर क्लासेस और वर्कर्स के इंटरेस्ट को ताक पर रख के पार्टी एलिट्स को सर्व करती है। बीजिंग के एक हाईवे पर अक्टूबर 13 को लगे एंटी शी स्लोगन्स इस ग्रुप की ताकत को दिखाते हैं, जो स्टूडेंट्स और वर्कर्स को स्ट्राइक करने को उकसा रहे थे। इसलिए चाइनीज अथॉरिटीज ने हार्ड लेफ्ट माओइस्ट पर भी मैसिव क्रैकडाउन्स किए हैं और यही वजह है कि ये ग्रुप और ज्यादा फियर्स होता जा रहा है। इसके अलावा कई एथनिक माइनॉरिटीज ग्रुप्स जैसे 100 मिलियन क्रिश्चियंस और ओवरसीज ग्रुप्स जैसे फालुन गोंग भी शी के ओपोनेंट्स हैं। चाइना के बाहर शी के खिलाफ ऑपोजिशन लार्जली सोशल मीडिया पर चलता है। शी जिनपिंग गवर्नमेंट को लेकर चल रहे रूमर्स का सोर्स इन्हीं ग्रुप से ओरिजिनेट हुआ, ऐसा कई स्कॉलर्स दावा करते हैं। ये रूमर्स चाइनीज पब्लिक लाइफ में पॉलिटिकल कंफ्यूजन क्रिएट करने हेतु मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने शी जिनपिंग के उन दुश्मनों की बात की जो उनसे नाखुश हैं। खैर कई स्कॉलर्स का ये दावा है कि इतिहास में शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ है जब एक डिक्टेटर ने शी जिनपिंग की तरह देश के एलिट्स को इस तरीके से चैलेंज किया हो और उसके बावजूद वो सत्ता में बरकरार हो और स्ट्रांगली बरकरार हो। ऑलमोस्ट हर डिक्टेटर ऐसे ही एलिट्स के सपोर्ट से आसानी से सत्ता को मेंटेन करता रहा है, लेकिन शी जिनपिंग का अप्रोच थोड़ा अलग है। स्टेट अपरेटस और मॉडर्न डिजिटल सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज को यूज कर शी ने चाइना में एक ऐसा माहौल बनाया है कि उनकी पोजीशन को चैलेंज करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये ताकत कब तक रहेगी इस पर संशय बना रहा है और इस बात पर भी डाउट है कि कहीं ये सर्विलेंस ही शी के पतन का कारण ना बने। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।